हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किए थे कि जनरल साइंस के बारे में। तो जनरल साइंस में हमने स्टार्ट किया था यहाँ पे फिजिक्स, भौतिक राशियाँ, न्यूटन के गति विषयक नियम, आवेग, कार्य, शक्ति, ऊर्जा, गुरुत्वाकर्षण, तरंग, ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। आज के टॉपिक में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डोपलर प्रभाव क्या होता है, मैक संख्या क्या होती है। तो मैक नंबर्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। जैसे कि हमने स्टार्ट किया था यहाँ पे अदिश राशियाँ क्या होती है, सदिश राशि क्या होती है, उसकी एग्जांपल्स के बारे में डिस्कस किए थे। जैसे अदिश राशि का एग्जांपल दूरी, द्रव्यमान, चाल, आयतन, कार्य, समय, ऊर्जा, विद्युत धारा, ताप, दाब। और सदिश राशि क्या होती है यहाँ पे विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, संवेग, ये सब क्या है, सदिश राशियाँ। फिर हमने विस्थापन, वेग, त्वरण, संवेग के बारे में डिस्कस की थी, इसकी डेफिनेशंस को देखी थी। ओके, वेग का मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड, और विस्थापन जैसे धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य भी हो सकती है। त्वरण के बारे में डिस्कस किए थे, संवेग क्या होता है। फिर हमने इसकी क्या राशि और मात्रक देखे थे कि लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का केजी, समय का सेकंड, कार्य ऊर्जा का जूल, विद्युत धारा का एम्पियर, ज्योति तीव्रता का कैंडेला, कोण का रेडियन, त्वरण का मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, बल का न्यूटन, दाब का पास्कल, शक्ति का वाट, क्षेत्रफल का वर्ग मीटर, आयतन का घन मीटर और चाल का मीटर पर सेकंड होता है। एक प्रकाश वर्ष इक्वल टू 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है, और 1 पार्सेक इक्वल टू 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर होता है। ओके, फिर हमने वृत्तीय गति स्टार्ट की थी। वृत्तीय गति की डेफिनेशन क्या होती है, एंड फिर हमने यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को देखा था यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ पे गति नियमों के अनुप्रयोग, जैसे प्रथम नियम पर आधारित, द्वितीय नियम पर आधारित और तृतीय नियम के क्या एग्जाम्पल्स हैं, वो हम लोगों ने यहाँ पे एग्जाम्पल्स देख लिए। बल देख लिए, बल एक सदिश राशि, इसका एसआई मात्रक न्यूटन और सीजीएस मात्रक डाइन है। 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ डाइन होता है। न्यूटन की गति विषयक नियम डिस्कस की, प्रथम नियम क्या, द्वितीय नियम क्या होता है, तृतीय नियम क्या होता है। फिर हमने इसके एग्जाम्पल्स के बारे में डिस्कस किए, प्रथम नियम का एग्जाम्पल, द्वितीय एंड तृतीय नियम का एग्जाम्पल क्या होता है। आवेग के बारे में डिस्कस किए, आवेग क्या होते हैं, बल इंटू समय अंतराल। ठीक है, फिर हमने घर्षण टॉपिक स्टार्ट की थी कि घर्षण का मुख्य कारण वस्तु की सतह का खुरदुरा होना होता है। घर्षण बल वह विरोधी बल है जो दो सतहों के बीच होने वाली अपेक्षित गति का विरोध करता है। फिर हमने घर्षण को कम करने की विधियां देखी थी, जैसे बॉल बियरिंग का प्रयोग करके, साबुन के घोल का प्रयोग करके, पाउडर का प्रयोग करके। घर्षण बल के उपयोग जैसे मनुष्य का सीधा खड़ा होना और सड़क पर पहियों का न फिसलना, घर्षण बल। उसके बाद हमने कुछ यहाँ पे शक्ति के बारे में डिस्कस की थी कि कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। यह एक अदिश राशि है, इसका मात्रक 8 है। तो शक्ति इक्वल टू कार्य अपन समय। 1 वाट सेकेंड इक्वल टू 1 जूल, 1 वाट घंटा इक्वल टू 3600 जूल, और 1 किलोवाट घंटा इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻16 जूल होता है। एक अश्व शक्ति इक्वल टू 746 वाट। ऊर्जा के बारे में बात करें तो किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को उस वस्तु की ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा एक अदिश राशि, इसका मात्रक जूल है। कार्य द्वारा प्राप्त ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा कहलाती। दो प्रकार की होती, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। किसी वस्तु में उसकी गति के कारण कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे उस वस्तु की गतिज ऊर्जा कहते हैं। गतिज ऊर्जा इक्वल टू 1/2 mv²। और वायु की गतिज ऊर्जा पवन चक्की को चलाने के काम आती है। गतिज ऊर्जा के कारण ही बंदूक की गोली धंस जाती है। ठीक है, ये हो गए यहाँ पे ऋणात्मक कार्य, और जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ऊर्जा रूपांतरित करने वाले कुछ उपकरण, जैसे डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, विद्युत बल्ब विद्युत ऊर्जा को प्रकाश व ऊष्म ऊर्जा में, सोलर सेल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश और ऊष्म ऊर्जा में, हीटर विद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में, जलता हुआ कोयला रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में, और प्रकाश विद्युत सेल प्रकाश ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में। गुरुत्वाकर्षण डिस्कस किए, गुरुत्व विवाह वाले जैसे पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है, और जैसे F इक्वल टू GMM डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। कुछ नियमित वस्तुओं के गुरुत्व केंद्र हो गए ये, और जैसे कि पृथ्वी के गुरुत्व के कारण ही पृथ्वी पर वायुमंडल उपस्थित है। गुरुत्व के कारण ही वायुमंडल के कण पृथ्वी को छोड़कर नहीं जा पाते। चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण जी का मान पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण मान के 1/6 होता है।
और गुरुत्व के कारण जो त्वरण उत्पन्न होता है उसे गुरुत्व जनित त्वरण कहते हैं। इसका मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। पृथ्वी तल से नीचे या ऊपर जाने पर जी का मान घटता है और पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान शून्य होता है। किसी वस्तु का भार पृथ्वी के केंद्र पर शून्य होता है लेकिन द्रव्यमान कांस्टेंट रहता है। जी का मान पृथ्वी के ध्रुव पर महत्व रहता है और विषुवत रेखा पर न्यूनतम रहता है। पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ने पर जी का मान कम हो जाता है, घूर्णन गति घटने पर जी का मान बढ़ जाता है। उपग्रह की डेफिनेशन देखे थे कि ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले पिंड को उस ग्रह का उपग्रह कहते हैं। चंद्रमा पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह, इनसैट भी पृथ्वी का कृत्रिम उपग्रह है। ठीक है, पृथ्वी तल के अति निकट चक्कर लगाने वाले उपग्रह की कक्षीय चाल 7.9 या 8 किलोमीटर पर सेकंड होती है। अति निकट चक्कर लगाने वाले उपग्रह का परिक्रमण काल 84 मिनट का होता है। ठीक है, भूस्थायी उपग्रह पृथ्वी तल से लगभग 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर रहकर पृथ्वी का परिक्रमण करती हैं। और अगर हम पलायन वेग की बात करें तो पलायन वेग वह न्यूनतम वेग है जिससे किसी पिंड को पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर फेंके जाने पर वह गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाती है तथा कभी वापस नहीं आता। इसका मान पृथ्वी तल पर 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होता है। चंद्रमा पर पलायन वेग 2.38 किलोमीटर पर सेकंड है जिसके कारण वह वायुमंडल का अभाव है। तरंग की लिए बात करें तो तरंग वह वाइब्रेटेड डिस्टरबेंस है जो ऊर्जा का एक स्थान से दूसरे स्थान तक संचरण करती है। जब तरंग गति की दिशा माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा के अनुदिश होती है तो ऐसी तरंग को ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगों के उदाहरण हैं। जब तरंग गति की दिशा माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा के लंबवत होती है तो इस प्रकार की तरंगों को लॉन्गिट्यूडिनल वेव कहते हैं। अगर हम ध्वनि तरंगों की और बात करें, विद्युत चुंबकीय तरंगे, ऐसी तरंग हमने स्टार्ट किए थे। तरंग में हमने ये भी पढ़ लिए थे कि श्रव्य तरंगे क्या होती है, जैसे कि 20 हर्ट्ज से 20 हर्ट्ज के बीच की आवृत्ति वाले तरंगों को श्रव्य तरंगे कहते हैं। इन तरंगों को हमारे कान सुन सकते हैं। अब भी श्रव्य तरंगे क्या होती है, जैसे 20 हर्ट्ज से नीचे की आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगों को अवश्रव्य तरंगे कहते हैं, सुन नहीं सकते। और पराश्रव्य तरंगे 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की तरंगों को पराश्रव्य तरंगे कहा जाता है। उपयोग हो गए ये। फिर हम देखने वाले डोपलर प्रभाव क्या होता है। यह ध्वनि में आवृत्ति के परिवर्तन के प्रभाव से संबंधित है जिसे जॉन डॉपलर ने 1842 में प्रतिपादित किया था। इसके द्वारा गैलेक्सी व सुदूर तारों का अध्ययन किया जाता है। इससे यह भी पता चलता है कि तारा पृथ्वी के नजदीक आ रहा है, दूर जा रहा है। ध्वनि में डोपलर प्रभाव असम्मित है, वहीं प्रकाश में यह सम्मित होता है। डोपलर प्रभाव। ध्वनि की चाल। ध्वनि द्वारा 1 सेकंड में तय दूरी ध्वनि की चाल कहलाती है। 0 डिग्री सेल्सियस पर शुष्क हवा में ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकंड होती। ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल बढ़ती है और दाब परिवर्तन का ध्वनि चाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हवा की आर्द्रता बढ़ने पर भी ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो ध्वनि की चाल तथा तरंगदैर्घ्य बदल जाती, जबकि आवृत्ति नहीं बदलती। ध्वनि का तारक आवृत्ति पर निर्भर करता है। ठीक है, डोपलर प्रभाव हम लोगों ने स्टार्ट किया था। ध्वनि की चाल। प्रतिध्वनि क्या होती है, रिफ्लेक्शन साउंड। तो रिफ्लेक्शन साउंड सुनने के लिए स्रोत तथा परावर्तन सतह के बीच का न्यूनतम दूरी 17 मीटर होनी चाहिए। कान पर ध्वनि का प्रभाव 1/10 सेकंड तक रहता है। ध्वनि के अपवर्तन के कारण ध्वनि दिन की अपेक्षा रात में अधिक दूरी तक सुनाई पड़ती है। क्यों? अपवर्तन के कारण ध्वनि दिन की अपेक्षा रात में अधिक दूरी तक सुनाई पड़ती है। इसका रीजन क्या है? ध्वनि के अपवर्तन के कारण। चंद्रमा पर वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण ही प्रतिध्वनि सुनाई नहीं पड़ती है। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगाए गए बल को प्रतिबल कहते हैं। इसका मात्रक क्या होता है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल होता है। किसी वस्तु के एकांक आकार में परिवर्तन उस वस्तु की विकृति कहलाती है। अब हम बात करने वाले मेक संख्या क्या होती है, जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि मैक संख्या कितनी क्या होती है। किसी माध्यम में किसी पिंड की चाल व ध्वनि पर पड़ने वाले दाब व ताप के प्रभाव के बाद ध्वनि की चाल के अनुपात को उस माध्यम में मैक संख्या कहते हैं। यदि मैक संख्या 1 से अधिक है तो पिंड की चाल पराध्वनिक, 1 से अधिक है तो पिंड की चाल पराध्वनिक सुपरसोनिक, और 5 से अधिक है तो ध्वनि की चाल हाइपरसोनिक कहलाती है। जैसे वायु में ध्वनि की चाल मीटर पर सेकंड में 332, पारा में 1450, समुद्री जल में 1533, कांच में 5640
एल्कोहल 1213, जल में 1493 और लोहा में 5130। ठीक है, तो आज के हमने टॉपिक में डिस्कस किया है कि डोपलर प्रभाव। अब हम लोग इसमें पलायन वेग देख लेते हैं कि पलायन वेग क्या होता है, पल्लवन के नियम, और फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या दाब। दाब के बाद हम देखेंगे कि इसके प्रत्यास्था गुणांक क्या है। प्रत्यास्था गुणांक के बाद हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्या नेक्स्ट टॉपिक में वायुमंडलीय दाब में कमी का अभाव। तो जो वायुमंडलीय वाला टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग ये दाब वाला टॉपिक पढ़ेंगे, देन उसके बाद हम जो पल्लवन वाला नियम है उसको डिस्कस करेंगे। तो आज के इस टॉपिक में हमने स्टार्ट किया क्या डोपलर प्रभाव। डोपलर प्रभाव की हमने डेफिनेशन देखी, फिर ध्वनि की चाल जो काफी कभी कभी इससे क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, फिर प्रतिध्वनि के बारे में डिस्कस किया था, जैसे कि इसमें पूछ लेगा यहाँ पे अपवर्तन रीजन पूछ लेगा, इसके एग्जांपल मैक संख्या जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।